हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हुए उनके नताइज का। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ये अब दावा किया जा रहा है कि उनकी जो कामयाबी है उसका मतलब यही है कि बाकी जमातों के जो सियासी बयानिए हैं वो नाकाम हो चुके हैं। गैर सरकारी जो नताइज अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 सीटों के साथ आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके अंदर वो कामयाब तरीन जमात बनकर सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीट्स ली हैं और वो दूसरे नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अब तक वहाँ बरसरे इक़्तिदार थी वो सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक एक नशिस्त हासिल की है, जबकि एक नशिस्त जो है LA-16 उसके ऊपर नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है और जमात ये कह रही है कि ये उनको जो कामयाबी मिली है इसकी वजह है जो इमरान खान साहब का कश्मीर के नैरेटिव के ऊपर और उस कश्मीर की कौज़ के ऊपर उन्होंने अब तक बात की है और उनका बयानिया रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी साहब ने साथ में ये भी कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर जो नाकामी हुई है तो इसके बाद उन लोगों को अब अपनी पार्टी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगले इंतखाबात होंगे तो सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही हाल होगा। नवाज़ लीग की अगर बात करें तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इंतखाबी नताइज जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये भी बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ माफ़ करिएगा इस हवाले से जो अपना लाहे अमल है उसका जल्द ही ऐलान भी करेगी। नवाज़ लीग को ये जो कश्मीर के इंतखाबात थे इनके अंदर शिकस्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ ही रोज़ पहले इंतखाबात से नवाज़ शरीफ साहब की अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र से लंदन में मुलाकात की जो तस्वीर थीं और ख़बरें थीं वो सामने आईं और PTI ने इंतखाबी मुहिम में इस बात को नवाज़ लीग के ख़िलाफ़ काफ़ी इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा है कि जो ये 11 नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के लिए, क्योंकि पिछले इंतखाबात के अंदर उन्होंने इससे 3 सीट्स कम हासिल की थीं। क्या वाकई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है वो उनके बयानिए की जीत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए की हार है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। हमें और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे बट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। वेलकम टू द शो राना साहब। राना साहब 31 सीट्स थी सर पिछले इंतखाब में आप लोगों की, इस दफ़े 6 का नंबर सामने आया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस जो थी जिसको कहते हैं ना इनकम्बेंसी के ख़िलाफ़ वोट था, या सर आप लोगों के ख्याल में कुछ और अवामिल भी शामिल थे जो ये रिज़ल्ट सामने आए हैं? इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने तो परफॉर्म किया बड़ा अच्छा, जिस तरह PMLN ने पाकिस्तान में किया, कश्मीर में भी काम किया, कश्मीर काल के लिए भी काम किया उस इशू के लिए। लेकिन कुछ जो आपने बात किया कुछ और अवामल भी इसमें हैं। इस आप जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं तो वो रिजल्ट बिल्कुल ही कंट्रेरी है उस जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वहाँ लोगों की एक सोच या जो कैंपेन के दौरान सामने चीज आ रही थी वो तो PMLN लीड कर रही थी। PMLN तो सर फिर क्या अवामिल थे, कुछ हमसे भी तो शेयर करें ना कि क्या वजह बनी कि आप लोगों के, क्योंकि जलसे भी इतने कामयाब हो रहे थे, आप लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में तो कोई आ नहीं रहा, मरियम नवाज साहिबा ने इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, फिर हुआ क्या? अब मैं क्या कह सकता हूँ, वहाँ पे ग्राउंड पे जिस तरह चीज़ों को मैं
किया गया है। सर किसने मैनेज किया, कुछ तो बताएं। नहीं, वहाँ पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने वहाँ पे सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं। जो पोलिंग स्टेशन का जो स्टाफ था वो पंजाब से गया, जो मैंने सुना है। तो इस तरह की बातें हैं जो सामने आई हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ही खुला एक तरह का इस्तेमाल किया गया है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिगिंग की है? बिल्कुल उन्होंने की है। तो सर डस्का जैसी जगह में तो जब इलेक्शन होता है और ये कोशिशें होती हैं, आप लोग रोक लेते हैं, यहाँ फिर आपकी पार्टी की तंजीम कमजोर है? वहाँ पे इन्होंने एक अनाड़ी की तर्ज पे वो काम किया था। अब इनको इनके साथ मिल गया होंगे जो इनको बताते हैं कि नहीं वो तरीका ठीक नहीं है, कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करे जिससे उस तरह का वाकया ना हो जो दस्का में हुआ है। अच्छा सर, वेरी क्विकली, मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। क्या हम कहें कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी यही रद्द अमल होगा, ये ऑफिशियल पार्टी पोजीशन है? बिल्कुल यही पोजीशन है, और बल्कि हम तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये इशू डिस्कस करेंगे और वहाँ पे कोई फैसला करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अपने दीगर मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे साथ मौजूद है इरशाद महमूद साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। सेनेटर वलीद इकबाल सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आप किस तरह देख रहे हैं इस जीत को जो आपकी आज़ाद कश्मीर के अंदर, माफ़ करिएगा, आपकी जमात की हुई है? सर क्या आप भी यही कहेंगे कि ये वो जो एक नेशनल ट्रेंड है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है वही इवेंचुअली कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतता है, या सचमुच जैसे कि दावे आपकी जमात की तरफ से सामने आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो एक बयानिया रहा है या जिस तरह उन्होंने कश्मीर कॉज को सामने लेकर आए हैं, ये उसकी वजह से कश्मीरी लोगों ने वोट दिया है? जी, मैं 4 बातें करना चाहूँगा। नंबर 1 कि जी इलेक्शन बफज़ल खुदा बिल्कुल शफाफ हुआ, बड़ा रिलायबल प्रोसेस के ज़रिए हुआ। 50% से ज़्यादा इसका टर्नओवर हुआ। जिस तरह के इलेक्शन कमिश्नर जो AJK के हैं, उन्होंने तमाम ये धांधली और लो टर्नआउट के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की, माजूर बीमार अफराद वोट देने आए, लोगों को चारपाई पे लाया गया वोट देने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, इलेक्शन से 2 दिन पहले गैलप की जो है सर्वे के रिज़ल्ट्स आए थे और 44% जो था उसका वोट का जो था, सर्वे जो हुए थे लोग, उन्होंने इतमाद का इजहार PTI में किया था। उसके बाद 12% PMLN में था और 9% PPP में था। ये पहली बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। दूसरी बात, ये आपकी जो आपने भी 2 हिस्सों में बात की, आपकी बात का सेकंड पार्ट को मैं ज़्यादा तरजीह दूंगा कि पाकिस्तान पर जो बयानिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PTI का था, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से जो बयानिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और PTI का था, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से जो बयानिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, ये बिल्कुल इसकी तायीद की है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वोटर्स ने। तीसरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप माजी में जाके एक पैटर्न और एक ट्रेंड देखें तो एम्पिरिकल एविडेंस जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो यही शो करता है कि जिसकी हुकूमत जो है वो वफाक में होती है उसी को अव्वल पोजीशन आती है। इत्तेफाक से 2008 से 13 तक PPP थी तो उनकी गवर्नमेंट वहाँ इलेक्ट हुई। उसी तरह 13 से 18 तक PMLN की गवर्नमेंट थी तो उन्हीं के ज़्यादा फिर वोट्स आए वहाँ पे। ये एम्पिरिकल एविडेंस इस बात को सपोर्ट करता है। और चौथी और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, मैं दाद देना चाहता हूँ डॉन न्यूज़पेपर को, क्योंकि कल मैं रात 2 प्रोग्राम्स पे था, 10 से 11 और 11 से 12, जब रिजल्ट्स आ रहे थे और वो बात हो रही थी, और बार बार एक सवाल उठा रहे थे दोनों प्रोग्राम्स में, दोनों चैनल्स पे दूसरे मेहमान भी एतराज़ का इजहार कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे मेज़बान, और वो था कि जो इमरान खान साहब ने बयान 2-1 दफ़ा इलेक्शन के दौरान कैंपेन में दिया कि वो रेफरेंडम कराएंगे कश्मीर के अवाम से कि
कि वो क्या अपना मुस्तकबिल जो है उसमें क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या वो आगे आज़ाद हों। तो उस पर मैंने मुसलसल, और ये प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल पहले भी इस तरह की बात की थी, और मैंने मुसलसल दोनों शोज़ पे जिस बात का इजहार किया वो वही थी। इत्तेफाक से इतवार का दिन बड़ा अखबार आता है तो मुझे दिन को पढ़ने का मौका नहीं मिला। रात को सोते वक्त जब मैंने अखबार खोला तो एग्जैक्टली डॉन के एडिटोरियल ने वही बात की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर को दाद दी थी इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 में जो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही बात प्राइम मिनिस्टर ने की कि व्हेन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर एक्सीड करते हैं टू पाकिस्तान तो उसके बाद उनकी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ क्या होगी उसका फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यही कहा है और अपना होमवर्क करके गए। सही सर, अब दूसरे गेस्ट को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर ले। वेलकम टू द शो रुबीना साहिबा। जी रुबीना साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम कह सकते हैं कि वाज द सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी भी ज़्यादातर गुफ्तगू होती रही इलेक्शन के हवाले से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से होती रही कि मुकाबला इनके दरमियान है। क्या आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे इलेक्शन के अंदर? आई मीन इट हैज़ बीन सरप्राइजिंगली गुड जो आप लोग सीट्स का नंबर सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। शुक्रिया। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, और अभी भी आप देखें तो कुछ सीट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मुतनाज़ा हैं और हम उसके लिए ऑलरेडी अपील में जा रहे हैं। एक पे तो री पोलिंग का प्रोसेस जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है, जो सरदार कमर जमान साहब की सीट है। और कल रात को जो आपने देखा फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इनको नहीं कहा जा सकता कि जिस किस्म की मनाजिर जो हैं वो सब ने देखे, कैमरे की आंख से देखे, जो लोग वो मौजूद थे उन्होंने पर्सनली देखे कि जिस तरह इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई, फिर जिस तरह से मिस यूज़ ऑफ जो है मशीनरी और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के किए गए, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने भी किए और बाकी जो अनासर थे उन्होंने भी किए। तो उसके बावजूद मैं अपने वर्कर्स को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स को दाद देती हूँ कि उन्होंने इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो है वो ये 11 सीटें जो है सिक्योर की, और बाकी जो 2 हम रीकाउंटिंग में जा रहे हैं और एक का तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ओवरऑल आप इलेक्शन रिजल्ट तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए इलेक्शन रिजल्ट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी, बंदा के पीएमएलएन की तरह आप रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आरिफा, बात ये है कि हमने तो 2013 में भी जो रिजल्ट्स थे उसको हम मुतनाज़ा समझते थे, लेकिन हमारे उस वक्त की जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात कहते हुए कि चूँकि एक तसलसल है जमहूरियत का और वो 5 साल के बाद पहली दफ़ा एक जमहूरी अमल के तहत इक़्तिदार की मुंतकिली हो रही थी, तो हमने बादल नख्वास्ता वो नताइज भी जो है वो कबूल किए रिजर्वेशंस होने के बावजूद और पार्लियामेंट में बैठे। और 2018 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा थे, लेकिन हमारा हमेशा से ये नैरेटिव रहा है, हमारा हमेशा से ये बात हमने की है कि जमहूरियत की तसलसल के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो कोशिश की जाती है वो ज़्यादा जो है कारामद साबित होती है, बजाय कि आप निकल जाएं पार्लियामेंट से। और यही पीडीएम के साथ हमारा तनाज़ा भी इसी बात पे था कि इस्तीफे दे के बाहर अगर हम आके बैठ जाएं तो हमारी जो थोड़ी बहुत सुनवाई हम अपनी कर लेते हैं वो भी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो हमारे लिए भी ये रिजल्ट्स जो हैं ये मुतनाज़ा हैं। हम इसको बिल्कुल समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और इसमें आपने देखा जिस तरह वुज़रा मौजूद रहे पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर, जिस तरह से बाकी जो चीज़ें थी वो भी आपके नॉलेज में होंगी कि इनके झंडे लगे हुए गाड़ियों में से पोलिंग बैलेट बॉक्सेस निकल रहे हैं, अमला उन गाड़ियों में बैठ के आ रहा है, तो आप उसको किस तरह से फेयर। और फिर आप देखें आरिफा कि कल रात 2:30-3 बजे तक जो है एक पर्टिकुलरली हमारे जो कैंडिडेट हैं कासिम मजीद साहब, उनको 2:30 बजे रात के रिजल्ट दिया गया है। और ये कोई गांव वगैरह के इलाके नहीं है, चकसवारी इस शहर का इलाका है। उसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के लतीफ़ अकबर साहब, उनका रिजल्ट भी रात को 2:30-3 बजे तक जो है नहीं दिया गया। ये तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने वर्कर्स और अपने
वोटर्स को सलाम, उनकी बहादुरी को पेश करती हूँ कि उन्होंने इन तमाम बिल्कुल सही जी मुश्किलात के नाज़रीन, बावजूद जो है ना सॉरी वो अपना रुबीना साहब, यहाँ ग्राउंड पे नहीं एक छोड़ा, और ब्रेक ये लेना है जी जो सीटें हम यहाँ पे लेकर आए। लेंगे हम एक छोटा सा, और जब हम आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे और बीच में हम इरशाद महमूद साहब से भी तज्जिया लेंगे कि इलेक्शन में क्या हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे और हम बात करेंगे इरशाद महमूद साहब से। जी इरशाद साहब, आपके ख़्याल में जो ये रिज़ल्ट सामने आया है, क्या फैक्टर्स थे इसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी डिसाइसिव विक्ट्री रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनकी सीट ज़रा कम है। देखिए, जो नवाज़ लीग ने जो नैरेटिव वहाँ लेके गई थी वो दरअसल ये था कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत को हुकूमत पाकिस्तान ख़त्म कर रही है। दूसरा ये था कि कश्मीर पे सेल आउट कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी के साथ इन दोनों इश्यूज़ को डिफ्यूज़ किया। इमरान खान ने कहा कि हम इसको प्रोवेंस नहीं बना रहे हैं। कश्मीर के ऊपर ज़ाहिर है, कश्मीर के ऊपर जो इमरान खान का स्टांस है वो तो ज़ाहिर है कि कश्मीर के लोग उसको रोज़ सुनते हैं, देखते हैं, उनको पता है। उसके अलावा ये कि नून लीग ने अपनी आखिरी जो महीने थे 2 महीने, उनमें तकरीबन कई हज़ार नौजवानों को बगैर किसी मेरिट के और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाने के बजाय डायरेक्ट जॉब्स दे दी। उसका भी बहुत ज़्यादा है नौजवानों में ख़ास तौर पे रिएक्शन हुआ। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको जॉब्स नहीं मिली उनका रिएक्शन आया, उनका रिएक्शन आया क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में। और आपने बात कर दी तो मैं आप बताना चाहता हूँ कि 14% जो है आज़ाद कश्मीर में लोग बेरोज़गार हैं और ये तादाद जो है, ये तनासब जो है ये बलूचिस्तान से भी ज़्यादा है और जनूबी पंजाब से भी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि जॉब्स कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नैरेटिव इन्होंने रखा था कौमी सलामती के जो इदारों के हवाले से, वही नैरेटिव इन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी दोहराया। तो चूँकि आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ लोगों ने इन चीज़ों की कोई पजीराई नहीं की। सही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी रही है, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि उसने बहुत रीगेन किया है। पिछली दफ़ा उसकी 3 सीट्स थी। मेरा ज़ाती अंदाज़ा यह था कि ये 7-8 सीटों तक जाएंगे, लेकिन ये कि इन्होंने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वोटर जो है वो उसने ज़्यादातर जो है वो या तो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया या फिर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। नून लीग चूँकि उसकी अपनी 5 साल उसने हुकूमत भी की हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी आज़ाद कश्मीर पे बड़ा असर होता है। लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद में हुकूमत है तो आज़ाद कश्मीर में भी ये सूदमंद होगा, मुफीद होगा, तरक्की काम होंगे, वसाइल जो आएंगे। तो इस तरह से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो आखिरी 2-3 विजिट्स किए हैं वो बड़े डिसाइसिव थे। उनके आखिरी 2 जलसे जो थे वो बहुत अच्छे रहे और उन्होंने ख़ास तौर पे कश्मीरियों के उन सेंटिमेंट्स को अपील किया। उन्होंने यासीन मलिक का जिक्र किया, उन्होंने अली गिलानी का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि हत्ता कि पाकिस्तान, जैसे वली साहब ने अभी जिक्र किया, कि आपको अलहदा से अगर आप अपना कोई तशख़्ख़ुस चाहते हैं या अपनी जैसी तैसी आप पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इस्तवार करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आज़ाद होंगे। ये एक ऐसा फैक्टर है कि आज़ाद कश्मीर में नौजवानों का एक सिग्निफिकेंट तबका ऐसा है कि जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता होता और वो कौम परस्त जमातों का, उनमें से भी बेशुमार लोगों ने जाके वोट डाले कि भाई अगर पाकिस्तान इतनी वुसअत दिखा रहा है, हमारी एस्पिरेशंस को कबूल करता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, उन जलसों में जब यासीन मलिक का नाम लिया गया तो आप लोगों का जोश और खरोश अगर देखेंगी तो वो बेहिंता था। जब अली गिलानी का नाम लिया गया तो बहुत हुजूम पुरजोश हो गया। जब उन्होंने कहा कि हम आपको ये ऑप्शन देंगे कि आप पाकिस्तान के साथ बाद में रहेंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, तो पूरा जलसा जो है खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई सूबा नहीं बनाना पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम आएंगे तो वलीद इकबाल साहब से, रुबीना खालिद साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें सेनेटर वलीद इकबाल साहब से और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा से। जी वलीद इकबाल साहब, सर अब चीफ प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब बहुत कयास राई हो रही है, इस हवाले से नाम भी सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी एक खबर के अंदर जिक्र किया कुछ। कब तक ये फैसला हो जाएगा और सर कौन है मेन कैंडिडेट्स आपके फॉर द पोस्ट? आई एम सॉरी जी, मेरे पास इसके बारे में कोई मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही करेंगे। दो तीन ज़ाहिर है अहम ओहदे जो हैं वो जिनकी मुद्दत मुकम्मल होती है और उनको दोबारा जो है उस पर मुंतखब होना होता है मुख्तलिफ अफराद ने जो असम्बली में आते हैं। उनमें स्पीकर हैं, उनमें प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ मेरे ख्याल प्रेसिडेंट की भी टर्म जो है वो कुछ देर में मुकम्मल होने वाली है। अभी तक कोई ऐलान तो नहीं हुआ। बहरहाल नाम जो आपने सुने हो शायद मैंने भी सुने होंगे, लेकिन मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी कोई हतमी आपको तस्दीक नहीं कर सकता कि कौन वो होंगे। कब तक होगा यकीनन देखें, असेंबली के पहला इजलास होता है, उसमें सबसे पहले स्पीकर इलेक्ट होते हैं, तो यकीनन उस वक्त तक स्पीकर का और हो सकता है बाकी अहम ओहदों के भी ऐलानात हो जाएं। वो तमाम जो है उसका फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑब्वियसली पार्टी की कोर कमेटी और दीगर से मुशावरत के साथ, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के साथ जो है वो करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह देखा है कि एक वाज़े सिंपल मेजॉरिटी जो है 26 सीट्स की जो नताइज हैं उससे 45 के ऐवान के अंदर जो है वाज़े सिंपल मेजॉरिटी है। सो ऑब्वियसली PTI का ही जो कोई असेंबली मेंबर होंगे वो स्पीकर भी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा वलीद साहब, ये बताइएगा कि इरशाद महमूद साहब से भी हमने बात की, उन्होंने जिक्र नहीं किया, बट आप की जमात ने बहुत शोर डाला, बहुत एम्फसाइज़ किया जो नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई अफ़गान ऑफिशियल से लंदन के अंदर। वाज इट जस्ट बिकॉज वही कश्मीर में इलेक्शन आ रहा था तो आप लोगों के हाथ एक मौका लग गया तो आपने सोचा चलो ये भी एक हिट आउट करने का PMLN पे अच्छा मौका है, या सचमुच ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम इलेक्शंस के बाद भी अब आपकी तनकीद सुनते रहेंगे? नहीं जी, दो टाइमिंग तो इत्तफाकी हो सकती है या जिसको आप कोई इंसिडेंट्स कह लें, लेकिन इनका आपस में कोई नेक्सस या कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात पहले ये हुई कि यही जो हमदुल्ला मुहिब हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र या वज़ीर हैं, और उनके अलावा एक फ़र्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं उनके, वो उसी क्लॉथ से कटे हुए हैं, वो अमरुल्ला साले। वो इनके जो बयानात रहे हैं और जो उन्होंने बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ बात ख़ास तौर पे ये हमदुल्ला मुहिब ने जो की पाकिस्तान के बारे में, मैं अगर किसी अंग्रेज़ी या उर्दू जिसमें तर्जुमे में करूँगा शायद आपको उसे ब्लॉट आउट करना पड़ जाए या वो करना पड़ जाए, जो भी कहते हैं सेंसर, तो मैं वो नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जिस वक्त ये नानगढ़ या कौन सी जगह है जहाँ पे उन्होंने ये तकरीर में कहीं कहा था, उसी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनके साथ हमदुल्ला मुहिब से कोई डीलिंग नहीं होगी। तमाम जो है उनसे अगर कोई था भी पहले कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वो जो है उसको सेवर कर दिया जाएगा उसको। और ये और जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है, ये रॉ के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरी गवर्नमेंट के ये कह रहे हैं, तो मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात की जो है सदाकत के बिल्कुल ठीक मैं भी इसी को जी। रुबीना साहिबा, ये जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक दिस इज़ अ मोमेंट वेयर यू कैन रिफ्लेक्ट इन से कि आप लोगों ने शायद सही फैसला किया था PDM को छोड़ने का? क्योंकि जो इस इलेक्शन के अंदर नताइज सामने आए, जिस तरह का बयानिया जो जैसे अभी हम एक सहाफ़ी इरशाद महमूद साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो PMLN का एक बयानिया था वो कश्मीर के अंदर लोगों को शायद इतना पसंद नहीं आया। सो डू यू थिंक कि ये अब एक ऐसा मौका है कि आप लोगों को भी ये लगेगा कि शायद आपने सही फैसला किया उस वक्त PDM को छोड़ के? देखिए, PDM एक अलग डायमेंशन है बिल्कुल, और अगर हम PDM में होते भी तो इलेक्शन उन्होंने अपना लड़ना था, हमने अपना लड़ना था, उसका इस इलेक्शन से कोई ऐसा ताल्लुक बनता नहीं है। लेकिन जो आपके वो सहाफ़ी साहब थे, उनकी बातें सुन के तो मैं भी काफ़ी परेशान रही कि उन्होंने वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए तारीफ़ें करने की वज़ीर आज़म साहब की
पॉलिसी और वज़ीर आज़म साहब की बातचीत और वज़ीर आज़म साहब के जलसे, तो आप या तो मैं किसी और दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि जितनी पीटीआई की कैंपेन थी इलेक्शन की, वो सिवाय गालम गलोच के, सिवाय लोगों की जो है तजलील करने के, उसमें तो कोई और बयानिया था ही नहीं। तो लोगों ने फिर क्या वो बयानिया बाय किया कि जिसमें लोगों की जो है बेइज्जती की जाए, जिसमें ख़वातीन की बेइज्जती की जाए। और जिस तरीके से आपको इलेक्शन कैंपेन आपने भी देखी, हम सब ने देखी, और जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद जो वज़ीर साहब थे वो ना कश्मीर तो छोड़ने की दूर की बात, वो वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के हेलीकॉप्टर पे आ गए और जलसा भी किया उन्होंने वहाँ पे। और ये सारी बातें जो हैं, और कौन सी कश्मीर के लिए खदमात पेश की हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, मैं समझती हूँ और ये जनरल परसेप्शन है कि जितना कश्मीर कॉज हर्ट हुआ है, जितनी इसको नुकसान पहुँचा है इस हुकूमत के दौरान, वो पिछले 70 साल में नहीं पहुँचा। भुट्टो साहब को वहाँ खड़े होके जिस किस्म के अलकाबात दिए गए, तो मेरे सहाफ़ी साहब ने वो नहीं बताया कि जब भुट्टो साहब का वहाँ नाम लिया गया और जिस तरीके से बात की गई, वहाँ रिएक्शन क्या आया और लोगों के जज्बात वहाँ क्या थे, ये नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया आपको कि भुट्टो साहब जो हैं वो कहते थे हम घास फूस खाएंगे। वज़ीर आज़म साहब की जो बातें होती है, माफ कीजिएगा, वो तो रुबीना साहब रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर आप इजाजत दें तो वलीद साहब का इस पे रिस्पांस ले लें। जी, एक मिनट दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का बयानिया तो कोई बयानिया ही नहीं है, वो एक मजाक आप उसको कह सकते हैं, वो उसके ऊपर आप हंस सकते हैं। कोई बिल्कुल सही रुबीना साहब। वलीद साहब वेरी क्विकली सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं आपको दिस डज नॉट इवन डैमेज इन्होंने कश्मीर ये जो उन्होंने कहा है, दिस मैं इसकी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। और फिर प्राउडली कहा जाए कि जी इनके उसके ऊपर लोग बहुत खुश हैं। जी वलीद साहब, मैं एक जुमले में ये कहना चाहूंगा, मैं एक जुमले में यही कहूंगा कि दिस डज नॉट इवन मेरिट एन आंसर। मैं तायद करूंगा जो अभी आपके दूसरे मेहमान ने बात की थी, ये इनकी अपनी राय होगी, ये देती रहें। सेनेटर साहिबा, कश्मीर के अवाम ने बैलेट के जरिए राय दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी गवर्नमेंट ने क्या कश्मीर के लिए क्या किया है और उनकी तायद की है। यही काफ़ी है मेरे लिए कहना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर ईद के दौरान मर्डर केस सामने आया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर ईद की छुट्टियों के दौरान मर्डर हुआ नूर मुक़द्दम का, और उस हवाले से जो अब तक प्रोग्रेस हुई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। और हमारे साथ मौजूद हैं शकील करार साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। सर बताइए, अब तक माँ बाप को भी अरेस्ट कर लिया है, लड़का भी कस्टडी में है जो कहते हैं जिसने कत्ल किया, बट पुलिस को अभी तक क्या मालूम हुआ है, क्या पता चल सका है कि ये हुआ किस तरह सारा वाक़या? देखिए, पुलिस को एक थर्ड पर्सन ने इन्फॉर्म किया था इस वाक़े के बारे में। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो काफ़ी मैस ऑलरेडी बन चुका था। जब उस घर पे पहुंचे तो इनिशियली तो पुलिस के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब अरेस्ट हुआ और फिर क्योंकि दोनों ये फैमिली फ्रेंड्स थे आपस में, दोनों के पेरेंट्स और ये बच्चे भी आपस में, लड़का लड़की भी आपस में फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स से घर में आना जाना था। तो वाक़े के फ़ौरन बाद जब पुलिस वहाँ मौके पहुँची, लाश कब्जे में ली और फिर उसको अरेस्ट किया, तो चीज़ें ऐसा तो खुलना शुरू हुई। फिर एसएसपी ने अताउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खदशा ज़ाहिर किया था कि इसके पेरेंट्स का भी किसी न किसी तरह इन्वॉल्वमेंट है, मुलाजमिन की भी है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। और वही हुआ, एक दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया बाकायदा। पुलिस ने उसका बाकायदा ऐलान किया कि उनको शाम में तफ्तीश करते हुए उनको अरेस्ट कर लिया है, और उन पर जो एलिगेशन है कि किसी जुर्म को छुपाने, उसमें आनत करने, उसमें हेल्प करना, ये इस किस्म के एलिगेशन के ऊपर क्या खदशा है पुलिस को कि इन्होंने कोई वहाँ से एविडेंस गायब किया है माँ बाप ने और जो गार्ड ने? कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि पुलिस इसी मामले की तहकीकात कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स कराची में थे, इस्लामाबाद में नहीं थे, लेकिन जब वकूआ हुआ है तो वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। उसको इतला बात तो फैमिली, उनके फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं, पुलिस सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि उनको
किसी पड़ोसी ने, किसी दूसरे तीसरे आदमी ने फ़ोन करके पुलिस को इतला दी थी। इनको जब पुलिस को थेरेपी वर्क्स वालों ने फ़ोन नहीं किया, पुलिस को आप कह रहे हैं माँ किया बाप होगा, ने भी लेकिन नहीं फ़ोन नहीं किया। इसकी तस्दीक तो एसएसपी ने कर चुके हैं कि उनको फैमिली से किसी बंदे ने फ़ोन नहीं किया था, किसी तीसरे बंदे ने फ़ोन किया। अच्छा। और उसके उससे पहले क्या कहा, क्या बताया कि यहाँ पर ऐसा झगड़ा हो रहा है, कोई मारकुटाई हो रही है, कुछ हो रहा है। अच्छा, ये भी उनको भी नहीं पता था फ़ोन करने वाले वो तो को कमरे के अंदर सब कुछ हुआ ना, कमरे के बाहर तो कुछ नहीं था, कमरे के अंदर था, बाहर लोग खड़े थे। वो को फिर इस तरह जब सामने चीज़ें आ रही है कि जब ये वाक़या हो रहा था, लड़की को वो मार रहा था, तो लड़की ने बाहर आने की कोशिश की खिड़की के ज़रिए, तो वो मुलाजिम ने देखा भी ये करके, तो वो उसको वापस बालों से खींच के वापस अंदर ले गया। फिर उसके बाद उसने शायद इसके पेरेंट्स को इतला दी। फिर पेरेंट्स ने इसके वहाँ मौके पहुँचे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, बातचीत करने की कोशिश की। फिर उसके पेरेंट्स ने बजाय कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के, वो जो सेंटर था जहाँ पर ये ज़ेरे इलाज था या जो क्या था, वहाँ से वो लड़के मंगवाए 4-5 कि इससे बातचीत करके इसको कूल डाउन करें, चीज़ों को ये नॉर्मल करें। लेकिन ऐसा ना हुआ और ये मर्डर हो गया। तो इस दौरान में पुलिस जब पहुंची है तो ये सब कुछ हो चुका था। सही। पुलिस सिर्फ लाश कब्जे में ली और जो उसका सर था लड़की का वो कुछ फासले में पड़ा था। तो बड़ी अजीब सी वहाँ बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी जो पुलिस के मौके पहुँचे एहलकारों ने देखा। तो अब इसीलिए पुलिस ने इन जो उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप को, और जो उसके 2 मुलाजमीन हैं, उनको बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया, अरेस्ट कर लिया, वो रिमांड पर हैं। उनसे यही इन्वेस्टिगेशन होगा कि आया वो कहाँ पर थे, किसने इनको इन्फॉर्म किया, क्यों आए थे वहाँ पे वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।